हेलो फेलर्स, आई एम अमित किलोर। वेलकम टू द क्लास। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क द एनसीईआरटी ऑफ द 11th क्लास कर रहे थे एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 6th विच इज टाइटल एज द जुडिशरी। देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द क्लासेस। हमने पहले 5 चैप्टर कर लिए थे 1 तारीख तक ही ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। वेल, एक्चुअली ऑल द सर्कमस्टेंसेस वर एक्चुअली फोर्सीन जिसकी वजह से ब्रेक आ गया था। well nevertheless द थिंग इज दैट कि नाउ वी हैव द टाइम, सो हमें बेसिकली इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि समरी में क्या है। चैप्टर छठा है क्या नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क का जुडिशरी। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर एज आई टोल्ड यू। जुडिशरी या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, टोटल 10 चैप्टर हैं इसमें। छोटे छोटे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ चीज़ों का। तो इससे पहले वाले जो प्रीवियस 2 चैप्टर थे, इट जस्ट इंट्रोड्यूसेस द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव फॉर अस। सिमिलरली जो जुडिशरी वाला जो सेक्शन होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। जिस चैप्टर के अंदर सिंपल सिंपल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, आखिर जुडिशरी क्यों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग होती है, इंडिपेंडेंट क्यों होती है, इंडियन जुडिशरी का बेसिकली क्या रोल है इंडिया के अंदर, पर्पस क्या है, बेसिकली इंडियन जुडिशरी बनाई क्यों गई है, कहाँ पर कोर्ट्स बनाई क्यों जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, एंड स्पेसिफिकली जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। राइट, दे आर इंडिपेंडेंट बट देर ऑब्वियसली हैव टू सर्टेन टू एंड फ्रो बिटवीन दीज टू। नाउ इसके अलावा जो ब्रॉडर है, ऑन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, हमारा जो ये चैप्टर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की नीड को बताता है। इंडिपेंडेंस रहती कैसे है, व्हाट इंश्योर्स कि भाई हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, इनके काम में किस प्रकार से इंटरवीन नहीं कर पाता। कुछ प्रोसेस बताया है जजेस को अपॉइंट कैसे करते हैं, एंड वेरी स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो बेसिकली थोड़ा सा स्पेशल है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उनके लिए तो एग्जाम्स किए जाते हैं जुडिशरी के, तो जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को क्या नाम है, सेलेक्ट किया जाता है। वेयर एज जो जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और देयर इज अ वेरी स्पेशल प्रोसेस फॉर दैट। सिमिलरली रिमूवल का भी एक प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। नाउ आज तक इंडिया में कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया है, तो इसको बस हमें फिर भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसका प्रोसेस कैसे है, जुडिशरी है क्या, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, एंड बेसिकली चीज़ें जो जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सिंपल चैप्टर को पढ़ लेते हैं। शैल बी एन ईजी थिंग फॉर अस, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। एंड एज द चैप्टर स्टेट्स, सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं द एज सिंपल एज दैट, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इफ देर आर टू पीपल एनी टाइम, अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड में 2 लोग रहते हैं, तो देयर वुड बी वन वे और द अदर, किसी न किसी दिन किसी न किसी एक बात के ऊपर उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गई होगा। सी जनरली एक कोट होता है दैट इफ इन अ रूम both the people agree on the same thing 100% of the times, that means one of them is basically not needed in that room. अगर एक कमरे में 2 लोग हैं और दोनों के दोनों 100% चीज़ पर अग्रीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब उनमें से किसी एक की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो फालतू है। मतलब कि डिस्प्यूट होना एक ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है, देयर हैज़ टू बी। नाउ सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, 2 ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकते हैं, एंड इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में हो सकते हैं, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, गवर्नमेंट और ग्रुप के बीच में हो सकते हैं। हाउ डू यू सॉल्व इट, क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर 2 भाई एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो जनरली उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, या तो बेसिकली पेरेंट यानी कि देयर इज अ थर्ड पार्टी, या फिर बेसिकली कोर्ट दे, एक बाहर फॉर्मल तरीका भी होता है अगर घर पे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के इश्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई जो भी कोई डिस्प्यूट है, इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू बी सेटल्ड। एंड उसको सेटल करने के लिए जो सबसे फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीका है वो ये होता है कि हम किसी बेसिक के ऊपर, लाइक पहले से कुछ रूल्स डिसाइडेड हो जिनके बेसिस पे वो सॉल्यूशन किया जा सके, विच इज बेसिकली द रूल ऑफ लॉ। नाउ रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कोई भी हो, एवरीबडी इज बेसिकली इक्वल, दे वुड बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। कोई भी लॉ है, चाहे वो गलत हो या सही हो, पर उसकी एप्लीकेशन जो होगी वो सबके लिए बराबर होगी। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन द प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकली बेसिकली उसको एग्जैक्टली सिमिलर नहीं एप्लीकेबल किया जा सकता है, बट हाँ थियोरेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग जो लॉ होता है वो सबको इक्वल ट्रीट करता है। हम रियल लाइफ में देखेंगे तो ऑब्वियसली देर आर सम डिफरेंसेस। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं या फिर मनी पावर होते हैं, उसको यूज़ करके बेसिकली कई बार लॉ से बच जाते हैं। बट अभी हम उस प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे। राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद थियोरेटिकल इश्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ सबको बराबर समझता है। लीगली जो होता है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पीएन हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो। तो प्रिंसिपल रोल जो जुडिशरी का है वो ये है कि वो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करे और लॉ की सुप्रीमेसी को बनाए रखे। इन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर कोई लॉ को तोड़ देता है, तो हु हैज़ द पावर इन द सोसाइटी टू इंश्योर कि वो लॉ फॉलो किया जाए। एक तो जुडिशरी, जुडिशरी के अधिकार और पावर्स के अंदर ये है कि वो राइट्स को सेफगार्ड करेगी। सारे के सारे अगर
जो कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअल्स के बीच में, इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में, दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में भी, उसको सॉल्व करे लॉ के अकॉर्डिंग, और इंश्योर कि डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू द इंडिविजुअल और द ग्रुप डिक्टेटरशिप। ना ही कोई एक आदमी इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसके मन की बात चले, ना ही बेसिकली कोई एक ग्रुप इतना पावरफुल हो जाना चाहिए कि वो इंडिविजुअल के ऊपर, किसी एक इंसान के ऊपर भी हावी हो जाए। और इसको करने के लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थोड़ी सी ज़रूरत होती है। नब इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात ध्यान रखना, ये जुडिशरी हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से प्रोटेक्ट करती है। वाई डू वी नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर? राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पर नहीं लिखे जा सकते हैं, दे हैव टू बी बेसिकली प्रोटेक्टेड इन ए मैनर कि उनको कोई वायलेट ना कर पाए। नाउ गवर्नमेंट विच इज द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर विच इज द लॉ मेकिंग बॉडी, इन दोनों के पास एक पावर है लॉ को चेंज करने की। एक लॉ को इंप्लीमेंट करता है, एक लॉ बनाता है। सो देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी दैट ये दोनों के दोनों अपनी इसी पावर को यूज करके लॉ को बदल सकते हैं। तो जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता भी है, उनको वॉयलेट करने की शक्ति हमारे एग्जीक्यूटिव के पास होती है और लेजिस्लेचर के पास होती है। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट कि एक बार राइट्स दे दिए गए हैं उनको किसी भी प्रकार से बदला ना जा सके, वी नीड टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंडिपेंडेंस का सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाट डज द इंडिपेंडेंस मीन फॉर यू? जैसे एट दिस मोमेंट प्रेजेंटली आई बिलीव यू पीपल आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। आप उनके घर पे रहते हो, उनके खरीदे हुए घर पे रहते हो, दोज आर द पीपल हु बेसिकली पे योर फीस। तो अगर किसी दिन लड़ाई होती हो, तो कहीं ना कहीं पे अपने पेरेंट्स, मदर या जो फादर है, वो अपनी डोमिनेशन को शो कर देते हैं, राइट? दे आर एबल टू शो दियर डोमिनेशन इन द सेंस कि भाई वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप कुछ लाइन क्रॉस कर दो तो वो बेसिकली आप पे किसी ना किसी प्रकार का प्यूनिटिव एक्शंस भी ले लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो आपके पैसे भी रोक सकते हैं, फीस भी रोक सकते हैं, उनकी मर्जी पे बेसिकली स्कूल्स में एडमिशन होता है उनकी ऊपर। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होने का इसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से किसी भी प्रकार से चेंज ना कर पाए, तो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, किसी भी प्रकार से जुडिशरी की फंक्शनिंग को रिस्ट्रेन ना कर पाए, राइट? तो अगर जुडिशरी कुछ करना चाहती है तो वो फेयर इनफ करती रहे, वो इंटरफियर ना हो जुडिशरी के काम में किसी भी तरीके से, एंड जजेस अपना काम कर सके बिना किसी डर के और बिना किसी चिंता के। जनरली जैसे आपने कभी सुना होगा, ये प्रैक्टिकल वाली बात है कि जो गवर्नमेंट होती है, अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है, वो किसी आईएएस को, आईपीएस को सस्पेंड कर सकती है, उसको ट्रांसफर कर सकती है। तो जब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो क्लर्क्स होते हैं या फिर जो बाबू होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर में, दे हैव टू समटाइम्स वर्क अंडर द प्रेशर। देर आर वेरी फ्यू ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो कि बेसिकली उस प्रेशर को होल्ड कर सकते हैं, हैंड आउट उसको बेसिकली उसके अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। बट जनरली बड़े सारे से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव टू फॉलो द गवर्नमेंटल लाइन ऑल्सो। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जुडिशरी ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहेगी अगर वो जुडिशरी भी करने लग जाए, तो ये हमारे किसी भी भारतीय नागरिक के लिए, इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं होगा। सो टू इंश्योर एंड टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पे जजेस जो भी काम करे उनको उनको किसी भी गवर्नमेंट वाले इंडिविजुअल का डर ना हो, कोई मंत्री उनको रोक पा ना पाए, कोई उनको आईएएस और आईपीएस ना रोक पाए। ना हो इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी मजे से कुछ भी करना है, आर्बिट्रीनेस है या उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। एक प्रकार से जुडिशरी जो है वो पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को तो अकाउंटेबल होता ही है। यानी इवन दो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इट स्टिल हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लोगों की जो बात है वो बेसिकली माननी ही पड़ेगी। द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज, हाउ डू यू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी? वेल, सिंपल सा तरीका ये है, लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखेंगे। वेल, सिंपल सा तरीका है कि भाई लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और विधानसभा का कोई भी रोल नहीं होता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर पार्टी पॉलिटिक्स, देखो लेजिस्लेचर होता है क्या, ध्यान से समझना, जो लोग लॉ बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, इनको लेजिस्लेचर कहते हैं। दीज पीपल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और जब भी पावर में होते हैं तो वो उसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पर काम करते हैं। सो इफ वी क्रिएट अ सिचुएशन वेयर द जजेस हैव सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन देयर अपॉइंटमेंट, जो कि लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग होगा, तो हर लेजिस्लेटर, हर एमपी, हर एमएलए चाहेगा कि उसके पॉलिटिकल पार्टी से जो अलाइंड हो उसी आदमी को जज बनाया जा सके। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस करने का एक तरीका ये है कि भाई लेजिस्लेचर का कोई भी रोल मत रखो। अगर पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स बेसिकली अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में आ जाएंगे, देन वी एक्चुअली विल हैव द प्रॉब्लम। सो हेंस, टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, एक ही क्राइटेरिया है, या तो इंडिविजुअल जो है वो लॉयर हो या भी बेसिकली लॉ के अंदर वेल वर्स्ड हो, उसके पॉलिटिकल ओपिनियन या पॉलिटिकल लॉयलिटी है, उसको जुडिशरी की अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसके अलावा हाउ डू यू इंश्योर कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो? जजेस को फिक्स्ड टेन्योर दे दो। फिक्स्ड टेन्योर का क्या मतलब है कि एक बार अगर आदमी कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन जाता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता है,
एक्सेप्ट जब उसकी रिटायरमेंट एज आए। देर इज वन प्रोसेस जो कि रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, इट्स सच अ डिफिकल्ट प्रोसेस कि आज तक 75 साल में किसी भी जज को नहीं हटाया गया है। तो इसका मतलब अगर कोई हाई कोर्ट का जज बन जाता है या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, तो वो इस बात की गारंटी ले सकता है अपने आप पे कि मेरे को कभी हटाया तो जा नहीं सकता है, तो मैं जो भी डिसीजन दूं, चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में दूं, चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट दूं, मेरे को कोई हटा ही नहीं सकता गवर्नमेंट वाले लोग, तो मुझे चिंता की कोई खास डर की जरूरत नहीं है। सो आई कैन डू वर्क अकॉर्डिंग टू माई ओन विल, अकॉर्डिंग टू द लॉ, विदाउट एनी फियर और फेवर। सो जब भी एक बार कोई इंडिविजुअल जज बन जाता है, वो रिटायरमेंट तक जज रहता है। दिस अप्लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। हम जब भी जुडिशरी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी इन दिस चैप्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस। नाउ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट जो होती है 65, ओके, दैट इज 65। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, एक बार बन गया तो 65 एज तक वो रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं हटा सकते। और हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट हो जाती है दैट इज 62। तो एक बार अगर हाई कोर्ट के जज बन जाओ तो 62 साल की एज में ही रिटायरमेंट होगी, उसके बीच में उसको कोई हटा नहीं सकता है। कोई एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें जजेस को रिमूव किया जा सकता है, बट वरना उसके अलावा उसको कंप्लीट सिक्योरिटी रहती है। चाहे बिना फियर या फेवर के उसको काम कर सकता है। एंड देर इज अ प्रोसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रिस्क्राइब करता है रिमूवल ऑफ द जजेस का, बट एज आई टोल्ड यू इट्स एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट, तो चिंता की कोई खास विषय की आवश्यकता है नहीं। ये आईएएस और आईपीएस की तरह नहीं है कि जो सस्पेंड किए जा सकते हों और जो बेसिकली आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हों। बन गए तो बन गए, उसके बाद अब तुम्हारे पास फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी है, यू कैन डू एज फार एज अकॉर्डिंग टू योर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव कि प्रोसीजर और रिमूवल ऐसा बनाया जाए जिससे हर एक इंडिविजुअल को सिक्योरिटी रहे। सेकंड, ये वाला सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल जजेस की अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होगा, फर्स्ट। सेकंड ऑफ ऑल जजेस के टेन्योर में कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता, एक बार फिक्स्ड है। एंड द थर्ड वन इज द फाइनेंशियल। जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। व्हाट इट मीन्स इज दैट कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या भी जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, जिसको लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द बजट। गवर्नमेंट को अगर कोई स्कीम पसंद नहीं है तो गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है। गवर्नमेंट को जैसे एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं पसंद आ रही है तो उसको बंद कर दिया। गवर्नमेंट को कोई और नई स्कीम लागू करनी है, कभी कभी अपने पॉलिटिकल क्लास या अपने वोटर्स के फेवर में कोई क्या नाम है, कोई स्कीम लागू करनी है, तो गवर्नमेंट हैज़ द मनी, गवर्नमेंट कैन बेसिकली डू दैट और उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से ले सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, गवर्नमेंट के पास बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं है। जो खर्चा जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का होना है, वो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पहले से दिया हुआ है, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता। जजेस के जितने सैलरीज और अलावेंसेज होते हैं उसका कोई भी ऑफिशियल अप्रूवल लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से नहीं आता, इट इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्शंस एंड डिसीज ऑफ जजेस आर इम्यून फ्रॉम द पर्सनल क्रिटिसिज्म। तभी हम कभी भी बात करेंगे, आपने कभी नोटिस किया होगा, वी ऑलवेज टॉक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। वी डोंट, टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट वुड बी गिवन बाय अ जज, इट्स अ पर्टिकुलर जज। अब चाहे वो गलत हो या सही हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी ओनली मेंशन इट एज द सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता है कभी भी। जुडिशरी हैज पावर टू पेनलाइज दोज हु फाइंड गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अब जनरली एक इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई आपके घर चोरी करता है और वो चोरी करके भाग जाए और सपोज कीजिए कि आप उसको पकड़ लो। अब अगर आप उसको पनिशमेंट दोगे, उसको मारने की कोशिश की, उसको कुछ आपने पनिश कर दिया, उसको पीट दिया, तो यू वुड ऑल्सो कमिट अ क्राइम, आपको भी जेल जाना पड़ेगा। ये आपको इस प्रकार की बचावट, आप इस प्रकार से बच नहीं सकते हो कि ही उसने पहले चोरी की थी तो मैं इसलिए उसको उसकी सजा दे रहा हूँ। सो इन अ सोसाइटी, जनरली स्पीकिंग, अगर कोई क्राइम होता है तो विक्टिम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता है। इवन द पर्सन जिसके घर पे चोरी हुई वो भी बेसिकली चोर को पनिश नहीं कर सकता है, दैट हैज टू बी डन बाय द पुलिस और द कोर्ट्स। बट सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना या अनादर करता है, यानी कि कंटेम्प्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑब्वियसली कैन पनिश देम ऑल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं सुप्रीम कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट के लिए बेसिकली पनिश कर सकता है, दिस इज ऑल्सो यूनिक। तो दिस इज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन कि कोई जजेस के सामने अथा उनको किसी प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर या किसी प्रकार के सोशल प्रेशर में ना जान पाए। पार्लियामेंट जजेस के कंडक्ट को क्या कहते हैं, डिस्कस नहीं कर सकता इनसाइड दी पार्लियामेंट, क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को अलग करना चाहते हैं। वी वांट अ सिचुएशन वेयर दी पार्लियामेंट कैन नॉट एक्चुअली पुट एनी काइंड ऑफ सोशल और सामाजिक प्रेशर बेसिकली उनके ऊपर ना डाला जाए, क्रिटिकल प्रेशर ना उनके ऊपर डाला जाए, तो उनके ऊपर वो भी बात नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के अंदर या क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ उसी समय जज के कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है जब उसके रिमूवल के प्रोसीजर के रिमूवल का प्लान चल रहा हो। तो जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहती है, अपना उनको जो काम करना है उससे रिलेटेड किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट।
टेक्निकली स्पीकिंग वी हैव अ सिस्टम राइट नाउ जिससे जजेस अपॉइंट होते हैं, एंड देयर इज ऑब्वियसली स्लाइटली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आल्सो, बट फिर भी अभी जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि जुडिशरी को पूरी की पूरी पावर मिली हुई है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। नाउ दिस इज अ डिटेल्ड टॉपिक जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, पर अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारी करंट बुक का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं, दे आर बेसिकली सेलेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस देमसेल्फ। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होते हैं उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो चार और सीनियर जजेस होते हैं, ये पांच लोग, इनको कहते हैं कॉलिजियम। क्या कहते हैं? इन पांच लोगों के ग्रुप को कहा जाता है कॉलिजियम। सो दीज 5 पीपल सेलेक्ट समवन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, और फिर वो फाइल जो है वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं, एंड देन द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डर कि ये वाला बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मेन डिसीजन मेकिंग है दैट इज इन द हैंड ऑफ द जजेस ओनली। तो जुडिशरी ही स्वयं जजेस को अपॉइंट करती है, लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल लेटर आता है प्रेसिडेंट की तरफ से कि दिस पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि बेसिकली सजेस्ट किया होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके कॉलेजियम ने। सो पॉलिटिकल प्रोसेस का है, इट मेक्स ए डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये तो एक तो स्पेसिफिकली इसलिए किया जाता है कि दो जजेस आर इंडिपेंडेंट, पर जनरली स्पीकिंग लॉ के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होता है उसकी री इंटरप्रिटेशन के लिए। देर आर सम जजेस जो कि लिबरल हैं, देर आर सम जजेस जो कि कंजर्वेटिव हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कौन इंडिविजुअल जज है, कभी कभी लॉ की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन और जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट्स है वो चेंज हो सकती हैं। सो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द जजेस समटाइम्स also impact the nature of the court and the nature of the judgment. So council of the ministers, governor, chief ministers and the chief justice of India, ये सब के सब इन्वॉल्व हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व, दिस काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, द गवर्नर्स, द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे ऑल हैव इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉलेजियम नाम का एक 5 लोग मिलकर करते हैं। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ जो हमारी किताब नहीं बताती। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर टोटल है 34 जजेस। ठीक है, देर आर टोटल 34 जजेस इन दी होल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सबसे सीनियर जज है इसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 33 और जज होते हैं। नाउ हु बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? देर इज अ बेसिक रूल विच द सुप्रीम कोर्ट फॉलोज, द सीनियर मोस्ट पर्सन, जो भी हमारा सबसे सीनियर मोस्ट इंडिविजुअल होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो बेसिकली ये करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बन जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट। जैसे एक प्रकार से गवर्नमेंट के सबसे सीनियर जो फंक्शनरी हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसी प्रकार से जो जुडिशरी है उनके जो सबसे सीनियर पूरे के पूरे देश में जो सबसे बड़े लीडर हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सीनियर मोस्ट जज है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जज बनते थे। लेकिन एक बार 1973 में ये कन्वेंशन को ब्रेक कर दिया गया। दिस वॉज द कन्वेंशन विच वॉज ब्रोकन। ये कन्वेंशन को 1973 में तोड़ा गया। कन्वेंशन का मतलब है दिस इज नॉट अ रिटन रूल। ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जज बना करेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना करेगा। बट इट वॉज अ बेसिक आइडिया जो कि हम फॉलो करते थे। ये कन्वेंशन कैसे ब्रेक किया? A.N. Ray was appointed as the Chief Justice of India, superseding the 3 senior most judges। 3 senior most जजेस, ये 1973 में हुआ था। दिस वाज डन बाय द इंदिरा गांधी। इन 1975 ऑल्सो जस्टिस M.H. बेग जे वो अपॉइंट कर दिए गए थे जस्टिस H.R. खन्ना को सुपरसीड करके। मतलब कि जब जस्टिस A.N. रे, इनका नंबर नहीं था, ये चौथे नंबर पे थे सीनियरिटी में, लेकिन इनके ऊपर 3 और जज थे जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया चौथे वाले को। उसी प्रकार से 1975 में जस्टिस H.R. खन्ना थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे, पर वो थोड़े से गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनकी जजमेंट आ रही थी, तो उनको हटा के बेसिकली जस्टिस M.H. बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। नाउ दिस वाज नॉट इलीगल। व्हेन वी टॉक अबाउट इट कि ये गलत हुआ या सही हुआ, सबसे पहले ये इलीगल नहीं था, लेकिन एक कन्वेंशन जो कि जनरली फॉलो की जाती थी वो ब्रेक की गई थी। अदर जजेस of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting the Chief Justice of India। ये 1975 के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1982 से जो 1998 के बीच में चला था। डिटेल में करेंगे, लेकिन 3 सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनलाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस प्रकार से अपॉइंट होने चाहिए। जनरल प्रोसेस ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक नाम को रेकमेंड करते हैं, और उसको नाम को रेकमेंड करने के बाद प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं।
ठीक है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये कैसे बना, ये सुप्रीम कोर्ट के 3 केसेस के द्वारा बना है, जो कि 1982 से लेके 1998 के बीच में हुए थे। तो सबसे पहला केस 1982 में हुआ था। हुआ क्या, 1982 में कोर्ट को लगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जब किसी का नाम सजेस्ट करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेटिव है। अब यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस राइट, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नाम बताते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, एंड दैट नेम इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं। सो 1982 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस का काम सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेटिव है, विच मीन्स कि व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेस्ट अ नेम टू द प्रेसिडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट को मानना। सो इस 1982 की जजमेंट से क्या हुआ कि अब प्रेसिडेंट के सामने जो भी नाम आएगा सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए, अगर उनको जरूरत फील होती है तो वो उसको डिनाई कर सकते थे। वाई, क्योंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेटिव है। तो इट टुक द व्यू दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड। सॉरी, इन्होंने पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों के लिए। तो पहले वाला केस ये था कि इनिशियली, यानी कि ये 1982 का केस है, 1982 में ये वाला। बट देन सेम केस, सेम क्वेश्चन जो था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, दोबारा से 1993 में फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और यहाँ पे इन्होंने अपना जो ओपिनियन था बदल दिया। देन इट टुक द व्यू दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के पहली जजमेंट कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेटिव रोल है, और दूसरी जजमेंट में उन्होंने पुराने वाली जजमेंट को चेंज कर दिया, एंड दे से कि नहीं, सिर्फ कंसल्टेटिव नहीं है, रादर मैंडेटरी है। और देन 1998 में, दिस हैपेंस इन 1993, एंड देन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको और ज्यादा रिफाइन किया इस आइडिया को, और इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस नाम रेकमेंड करेंगे, लेकिन कम से कम 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट को कंसल्ट करके। तो अकेले चीफ जस्टिस किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे, इट हैज टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस बेसिकली इसको रेकमेंड करेंगे। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी, यानी कि कॉलेजियम, ग्रुप ऑफ द जजेस बना दिया ताकि वो रेकमेंडेशन करे अपॉइंटमेंट के लिए। एट द मोमेंट देयरफॉर इन द मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट। तो पूरे के पूरे 5 लोग मिलकर बेसिकली सजेशन देते हैं, एंड इन द मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कंसल्ट करते हैं काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर से, पर हाँ उनकी जरूरी नहीं है कि उनकी बात माननी माननी, मेन जो डिसीजन मेकिंग है दैट वुड बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया अपॉइंटमेंट का। सो दिस इज हाउ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट के तो सुप्रीम कोर्ट का ही कॉलेजियम है, हाई कोर्ट का भी यही सिस्टम है। तो हाई कोर्ट के भी जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वो नाम फॉरवर्ड करता है प्रेसिडेंट को, एंड देन द प्रेसिडेंट बेसिकली डज ए फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑफ इट। इसके अलावा रिमूवल ऑफ द जजेस के बारे में बात करते हैं, राइट, कि जजेस को अगर रिमूव करना हो तो किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है। वेल, द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कहने का प्रोसेस में पहले वैसे खुद ही एक बार वर्बली बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और जजेस को अपॉइंटमेंट में तो लेजिस्लेचर का रोल जीरो है, पर रिमूवल में लेजिस्लेचर से ही हटाया जा सकता है। सो एक रेजोल्यूशन लाएंगे लोकसभा में और उसको पास करना पड़ेगा कि इस जज को हटा दो, और उसके बाद सेम रेजोल्यूशन राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को पास करेगा कि ये जज को हटा दो, और ये दोनों के दोनों करने पड़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। एंड वंस दिस इज डन देन प्रेसिडेंट फिर ऑर्डर इशू कर देते हैं उनको रिमूव करने का। ये सुनने में जितना आसान है ये बेसिकली करने में उतना ही डिफिकल्ट है। तो क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हटाना है तो सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे हटाया जा सकता है। दिस इज, ये प्रीलिम्स के लिए याद करना है। ये 2 ही रीजन है किसी को हटाने के। उसको ये नहीं हटा सकते कि इसने लॉ गलत इंटरप्रेट कर लिया, ये नहीं बोल सकते कि उसने बेसिकली गलत जजमेंट दे दी, मिसबिहेवियर किया है, या इनकैपेसिटी, जैसे फिजिकली इनकैपेसिटी है, कोमा में लग गए भाई, मेंटल इनकैपेसिटी हो गई, तभी हटाया जा सकता है। उसके बाद जब इसको हटाने का प्रोसेस होता है तो ये चार्ज लगाया जाता है, एक जैसे चार्ज शीट बनेगी कि ये आदमी बिहेवियर गलत कर रहा है या फिर इसे इनकैपेसिटी है। तो उस चार्ज को लेके हाउस ऑफ दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएंगे और स्पेशल मेजोरिटी से उसको अप्रूव कराएंगे। ठीक है, एक किसी से भी करा सकते हो, पहले राज्यसभा से कराओ फिर लोकसभा से, पहले लोकसभा से कराओ फिर राज्यसभा से, दोनों को बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। द थिंग इज दिस, नाउ इट इज क्लियर ये डिफिकल्ट प्रोसीजर है, अनटिल अनलेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबके सब, दोनों की दोनों, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के दोनों
मान ले तभी बेसिकली रिमूव किया जा सकता है, और वरना नहीं हो सकता है। मेकिंग अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव का मतलब यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन हटाने में लेजिस्लेचर के पास भी पावर है। गवर्नमेंट हटाने के पास पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट तभी हटा सकता है जब लेजिस्लेचर लिख के दे दे। सो फार एक बार ही केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, उस केस के अंदर भी मोशन पास तो हो गया था, लेकिन डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, देयरफॉर जज को रिमूव नहीं किया गया था। दिस हैपेंड इन 1991। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वी रामास्वामी, एक बार उनको हटाने का थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट किया गया, बट हाँ वो जो जजमेंट थी वो पूरी की पूरी पास नहीं हो पाई, तो इसीलिए वो हटे नहीं। देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, कि देश में जुडिशरी किस स्ट्रक्चर पे है। हमने अपने थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। व्हेन इट कम्स टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डजंट फंक्शन विद द स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे देश का एक पार्लियामेंट है और उसके बाद हमारे देश की एक विधानसभा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, इन दोनों का सेपरेट सेपरेट काम है जो कि शेड्यूल 7 में मैंशनड है। ठीक है, सो दे मेक लॉज ऑन देयर लिस्ट, दे मेक लॉज ऑन देयर लिस्ट। सिमिलरली ऊपर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं जो कि नेशनल लेवल पर काम करते हैं, नीचे चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है जो कि स्टेट लेवल पर भी काम करते हैं। एग्जैक्टली सबऑर्डिनेट का रोल नहीं है इनके बीच में, पर हाँ रिलेशनशिप जो है काइंड ऑफ ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर एक्चुअल हायरार्की है। तो जो सबसे नीचे की कोर्ट है उसके ऊपर एक कोर्ट है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। देयर इज एन एक्चुअल हायरार्की। तो प्राइम मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं, जरूरी नहीं है चीफ मिनिस्टर को वो बात मानना अनटिल अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। प्राइम मिनिस्टर का काम अलग है। प्राइम मिनिस्टर जैसे आर्मी को मेंटेन करते हैं और डिफेंस को मेंटेन करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस को मेंटेन करती है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी देयर इज अ सर्टेन हायरार्की। सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वो नीचे वाली सारी कोर्ट को मानना पड़ता है, हाई कोर्ट जो कहती है वो उसके नीचे वाली सारी कोर्ट को मानना पड़ता है। दिस इज द सिस्टम। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट हायरार्की में नंबर 1। सारी की सारे नीचे जो भी कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगी वो नीचे की सारी कोर्ट्स पर चलेगी। हाई कोर्ट के जजेस को ये ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरे के पूरे देश की कोई भी कोर्ट का कोई भी केस अपने ऊपर ले सकते हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भी लिया जा सकता है। उसके नीचे आती है फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने से नीचे लोअर कोर्ट की अपील सुन सकती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कैन डील विद द केसेस अपने राज्य में। हर एक हाई कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, वो अपने पूरे के पूरे राज्य के अंदर जो भी केस हुआ उसके वो हाई कोर्ट के अंदर आएगा। एक्सरसाइज सुप्रिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो इट। तो किसी भी राज्य में हाई कोर्ट सबसे सुपीरियर है और उसके अंदर जितनी भी कोर्ट आती हैं बेसिकली हाई कोर्ट उनको सुपरिंटेंडेंट उनको ऑर्डर्स दे सकती है, और इसके नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर एक जिले की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी केस होगा वहां पर फाइल होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी एकदम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं जो कि छोटे क्रिमिनल केसेस और छोटे केसेस को देखते हैं। ये एक बेसिक हायरार्की है, इसके अलावा आपको कोई खास इसमें दिमाग लाना कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। कमिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कोई कर क्या सकता है क्या नहीं कर सकता है। अब अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, तो आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। यू कांट गो एंड अरेस्ट द पर्सन। वो जुरिस्डिक्शन, वो जो पावर है दैट इज इन द हैंड ऑफ द आईपीएस, राइट। सो एवरी पर्सन हैज अ पर्टिकुलर पावर। आप अगर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ तो किसी को जेल में नहीं डाल सकते हो, दैट वुड बी डन बाय द पुलिस और द कोर्ट्स। पावर होती है सबकी पावर, इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है ये बताते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अलग अलग काम करने के तरीके के। सबसे पहले वर्ड आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब यहां पर थोड़ा सा अलग है। ओरिजिनल का मतलब होता है ऐसा कौन सा केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट सीधा सुन सकती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में चोरी हो गई तो आप सीधा केस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, या आपके कहीं पर क्या नाम है, पड़ोस में सोसाइटी में किसी का मर्डर हो गया तो वो केस सीधा उस मर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ उनकी सजा सुनाने के लिए। नहीं, देयर इज अ हायरार्की दैट वी नीड टू फॉलो। अगर घर में कोई चोरी हो जाती है या प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो जाता है तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। वहां पे अगर हार गए तो फिर हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, वहां पे अगर हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। सो एक हायरार्की फॉलो की जाती है। बट तो इसका मतलब मर्डर का केस या क्राइम का केस या फिर जो सिविल केसेस है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल होते। तो ऐसा कौन सा केस है जो कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकता है, उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ दोस केसेस। अगर गवर्नमेंट के बीच में यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि स्टेट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो जाए, या राजस्थान गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट्स के बीच में विवाद हो जाए, तो ऐसे वाला केस किसी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता, ये जाएगा सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में। पहले वाला, सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स अमंग्स द स्टेट।
सेकंड, हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट की वायलेशन अगर होती है तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन में यू ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो कैन डायरेक्टली गो एंड फाइल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो केसेस है जो कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं। उसके बाद होता है एपेलेट। एपेलेट का मतलब ऐसा कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट जो कि अपील के द्वारा सुन सकता है। बाकी सारे के सारे एपेलेट में आते हैं, मतलब कि फाइनली सारे के सारे केसेस जो है वो अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, चाहे वो सिविल वाला हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो। उसके बाद एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है कि प्रेसिडेंट को बेसिकली वो एडवाइस भी कर सकती है अगर प्रेसिडेंट उनको कोई मैटर रेफर करता है। भाई अगर प्रेसिडेंट को कोई लीगल क्लैरिटी चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कोई चीज़ नहीं भेजेंगे, हाई कोर्ट में तो नहीं भेजेंगे, उनके लिए है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एडवाइजरी फंक्शन मिलता है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद रिट, ये इसके साथ ही ओरिजिनल के साथ ही इंक्लूड होना चाहिए था, बट ये इन्होंने अलग से लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार के लीगल ऑर्डर को देने के लिए। इसके अलावा स्पेशल पावर भी है। स्पेशल पावर क्या मतलब, बेसिकली व्हेन इट कम्स टू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एनी डिसीजन अगर उनको लगता है कि न्याय देने के लिए ये जरूरी है। कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक प्रकार से उनके पास एक स्पेशल है, मतलब इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है, बट उनके पास फुल फ्लेजेड फुल पावर। सो जस्ट इन केस यहाँ पे फिर से रिपीट किया हुआ है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ऐसा कौन सा केस है जो कि डायरेक्टली वो सुन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधा सीधा। दो हैं, एक तो फेडरल रिलेशन वाले केस, फेडरल रिलेशन का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होंगे, राइट। तो ये पूरा का पूरा है। इन फेडरल कंट्री लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज, गवर्नमेंट्स के बीच में पंगे तो हो ही सकते हैं। इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये केस कहीं पर फाइल ही नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरे वाला रिट जुरिस्डिक्शन है, जब फंडामेंटल राइट्स किसी के वायलेट हो तो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर दे सकती है रिट के फॉर्म में। रिट बेसिकली मींस लीगल ऑर्डर। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है, ऐसा नहीं है जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं यू डोंट ओनली हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन गो टू हाई कोर्ट ऑल्सो, बट यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अगर सोसाइटी में किसी का मर्डर हो गया या सोसाइटी में कोई चोरी होगी तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की, ये केस तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलेगा पहले, वहां से जजमेंट आने के बाद बेसिकली कुछ होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट की वायलेशन पे यू कैन गो टू बोथ ऑफ दीज कोर्ट्स, किसी पे चले जाओ, चाहे हाई कोर्ट चले जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट की खुला दरवाजा है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट का मतलब अपील। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा सुप्रीम, डिस्ट्रिक्ट से हाई, हाई वाले का भी पसंद नहीं है तो उसके बाद चले जाएंगे। हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर द अपील एंड इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। उसके बाद क्रिमिनल केसेस के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। अगर कोई नीचे वाली जो छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले की जो कोर्ट होती हैं, अगर वो किसी आदमी को डेथ के लिए सेंटेंस कर दे तो वो भाई उसके लिए अपील कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपील ले या ना ले, ये भी बिल्कुल डिस्क्रिशनरी है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो जबरदस्ती उनको केस लेना पड़ता है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेते, ये वाली अपील नहीं, रिजेक्टेड कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट्स टू हैव द एपेलेट, जो हाई कोर्ट के पास भी अपील जुरिस्डिक्शन होती है नीचे वाली कोर्ट से। उसके बाद एडवाइजरी, एडवाइजरी वाली बहुत ही सिंपल है। ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी दे सकती है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी किसी भी प्रकार का जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है या कोई इशू जिसका लॉ का इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, उसको रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। एंड सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी नहीं है उनको ज़बरदस्ती नहीं है कि देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट को भी मानने की ज़रूरी नहीं है, बट हाँ एडवाइजरी इसीलिए बोलते हैं इसको एडवाइज। भाई जैसे मैं आपको कुछ एडवाइस करूँ, यू डोंट नीड टू, जरूरी थोड़ी ना मानना है नहीं मानना, दोनों के पास ऑप्शन होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट चाहे तो लीगल ओपिनियन ले ले और उसके बाद जो डिसीजन है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। परफेक्ट वाली बात हो गई। ऑल राइट, दिस इज, ये आप प्रोग्रेस को चेक करते रहिए, करें हम इसको करके देखते हैं एक बार और। डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया विल बी हर्ड बाय, मेरे हिसाब से तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सही किया। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू, मेरे हिसाब से तो ये हाई कोर्ट है। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है भाई? हम्म, है ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। डिक्लेयरिंग अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू। भाई देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो, देखो डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑब्वियसली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बट हर्ड बाय तो सुप्रीम कोर्ट ही होगा। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू
हरियाणा से अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो हाई कोर्ट में जाएगी। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का यार मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन तो नहीं होती है सिंगल इंटीग्रेटेड, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, या तो दिस इज इट, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बन गया ये तो। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? टेल मी, वैसे सिर्फ और सिर्फ वर्ड के बारे में बात करो। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, और ये हमारा लेजिस्लेचर है, एंड दिस इज आवर एग्जीक्यूटिव माय ब्रदर्स, एंड दिस इज आवर जुडिशरी। दीज पीपल विल मेक लॉज एंड दे कैन ऑल्सो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी के पास एक पावर है जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। सबसे पहले ये वर्ड सीखे, एक्टिविज्म से पहले रिव्यू देना चाहिए एनसीईआरटी को। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू की क्या पावर होती है? तो जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ना, इसका मतलब जब भी कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है, उसको रिव्यू किया जाता है जुडिशरी के द्वारा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स जुडिशियल रिव्यू। सबसे सरल शब्दों में बात करें तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को रिव्यू करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे अगर आप मेंस के अंदर आंसर लिखते हो तो उसके बाद जो एग्जामिनर है आपके आंसर को रिव्यू करता है कि ये वही बात कर रहा है जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आप पॉलिटी की चीज़ लिख दोगे तो आंसर जीरो मिलेंगे, ये कह के कि भाई ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, इसको जीरो, इसमें पॉलिटी चाहिए ही नहीं थी। सिमिलरली कोई भी लॉ बनता है तो उसको जुडिशरी रिव्यू करती है, ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उस लॉ के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट सपोज कीजिए अगर वो अपनी जो हद है, जज की जो हद थी उससे आगे निकल जाए, कुछ ज़्यादा करने लग जाए, हल्का सा। बहुत ज़्यादा करने लग जाए तो अलग बात है, थोड़ा बहुत ज़्यादा करने लग जाए तो चलो थोड़ी बात है, उस चीज़ को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। मैनी पीपल थिंक दैट द टू थिंग्स हैव रेवोल्यूशनाइज द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी एंड मेड इट पीपल फ्रेंडली। आइए इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या होता है। नाउ सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा नया टूल बनाया गया है जिससे जुडिशरी सोसाइटी में, लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव के काम में तो कुछ इंटरफेयर या इंटरवीन कर सकती है थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। जनरली सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का काम होता है दो डिस्प्यूट को हैंडल करना, सॉल्व करना। नाउ डिस्प्यूट के अंदर दो पार्टी होती हैं, तो जब वो दोनों पार्टी केस में, दोनों में से कोई एक पार्टी केस को लेके जाएगी तो कोर्ट्स जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जब कोई भी अफेक्टेड विक्टिम, कोई भी अफेक्टेड पार्टी कोर्ट में ना जा पाए किसी भी कारणवश, हाउ डू यू सॉल्व सच ए प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि भाई एक फैक्ट्री बनी हुई है, वो फैक्ट्री इतना पॉल्यूशन कर रही है कि बाजू में रहने वाले जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सफ़र कर रहे हैं। इसमें वो डिस्प्यूट को सॉल्व करें तो कैसे करें? और हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के डिस्प्यूट का कोई सॉल्यूशन नहीं था। सो देर इज एन इनोवेशन फ्रॉम द एंड ऑफ द जुडिशरी एंड हमारी सोसाइटी में जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि ऐसे वाले केसेस जो कि वो पार्टी फाइल करती है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ करना चाहती है। जनरली स्पीकिंग जो इंडिविजुअल अग्रीव्ड होता था, जो विक्टिम होता है, वही बेसिकली कोर्ट के पास जाता था। लेकिन 1979 के थ्रू बेसिकली एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे कोर्ट केसेस वो भी फाइल कर सकते थे जो कि अग्रीव्ड नहीं थे, उनके बिहाफ पे कोर्ट केसेस फाइल कर सकते थे। तो जैसे जैसे ये केस हुआ तो एक पब्लिक इंटरेस्ट का इशू बन गया और ऐसे केसेस को कहने लग गए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में दायर किया गया कौन सा केस है। उसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सारे से मल्टीपल समाज में जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें देखने लग गए। पब्लिक स्पिरिटेड जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जब भी कहीं पर जुडिशियल इंटरवेंशन, जो कि मतलब देखो काम क्या है कि जीवन में सोसाइटी को लेजिस्लेचर भी रिस्पॉन्ड करता है, एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्ड करता है और जुडिशरी भी रिस्पॉन्ड करती है। हावेवर लेजिस्लेचर स्लोली करता है, एग्जीक्यूटिव कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल कंडीशंस करती है, लेकिन जुडिशरी जो है वो किसी भी समय में जिस पे राइट्स जब वायलेट हो रहे हो उसके मामले में थोड़ी सी ज़्यादा, रिलेटिवली ज़्यादा स्पीड से रिस्पॉन्ड कर सकती है। सो जनरली स्पीकिंग जुडिशरी जो कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सिर्फ उस चीज़ से बिलोंग करता था जो कि उसके सामने केसेस आते थे, वो धीरे धीरे केसेस वो भी लेने लग गए जो कि उनके पास कोई पोस्टल कंप्लेंट्स आने लग गई, कोई उन्होंने किसी ने लेटर भेज दिया कि भाई ये गलत हो रहा है उसके पीछे। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही फ़ायदा है कि कोर्ट ने अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड किया, क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग जो स्टेटस है, ये सारे के सारे लोगों का अधिकार होता है। तो कोर्ट्स बेसिकली खुद ब खुद जस्टिस का पार्ट बन गई। नाउ 1980 के बाद जुडिशरी ने और ज़्यादा थोड़ा सा अप्रोच अपनाई है। ऐसे सेक्शंस जो कि बेसिकली
ऐसे कुछ लोग अंडर प्रिविलेज्ड गरीब लोग हो गए जो कि बेसिकली कोर्ट तक पहुंच ही नहीं जा सकते थे, तो कोई भी उनके बिहाफ पर बेसिकली केस पिटीशन जो था उनके बिहाफ पर डाल सकता था और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता था। सच सच बताओ, आप लोगों को पता है आपके कितने राइट्स वायलेट हो रहे हैं कितने नहीं? नाउ इमेजिन अ पर्सन जो कि कंप्लीटली इलिटरेट है, गरीब है, जो कि दिन में कुछ दिहाड़ी कमाता है, उसको राइट्स वाइट्स का क्या पता चलेगा? क्या पता उसको क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन और कौन करता है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट? ऐसे सिचुएशन में करेगा कौन? वेल दिस इज व्हाट इट हैज डन। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इससे जो जुडिशियल सिस्टम है एक तो थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप्स के ग्रुप्स जो लोग हैं, पूरे के पूरे ग्रुप जो हैं वो बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी आ गई है। कभी कभी भाई पुलिस कोई काम नहीं करती, आईएएस कोई काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहे हैं, हाउ डू यू इंश्योर दैट दे डू इट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ? बाय द जुडिशरी, जुडिशरी से करवाते हैं। एक थोड़ी सी गड़बड़ साइड भी है, नेगेटिव साइड। वेयर एज द सेम टूल अगर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जुडिशरी का डोमेन नहीं है वो वहाँ पे एंटर कर जाए। पावर तो है, और ये जो पावर्स होती हैं वो हार्ड कोर लाइक टेंजिबली डिफाइंड नहीं होती है, एग्जैक्ट लाइनिंग नहीं है कि ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। कुछ किया, कुछ अच्छी चीज़ की, जैसे कि भाई कहीं पर फैक्ट्री का पॉल्यूशन कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उस फैक्ट्री को, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, उसको दूर लगाओ, शहर से दूर लगाओ। बट देर आर सम सोशल इश्यूज जो कि थोड़े से ग्रे होते हैं, नॉट एवरीथिंग इज द ब्लैक एंड वाइट। तो कभी कभी ये जो प्रोएक्टिव जुडिशरी जो होती है उससे कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। एक तो सबसे पहले कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ गई। ठीक है, कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ गई, उसके बाद जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा पावर करने लग गई। कोर्ट उन क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व करने लग गई जो कि टेक्निकली एग्जीक्यूटिव को करने चाहिए। राइट, पॉलिसी के जो इश्यूज हैं, क्वेश्चन है, तो एयर और जो साउंड पॉल्यूशन है, या किसी पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करना, करप्शन वाले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को करना, इन थियरी दिस वर्क बिलोंग्स टू द एग्जीक्यूटिव। बट क्योंकि एग्जीक्यूटिव स्लो है और नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो दीज थिंग्स आर समटाइम्स डन बाय द कोर्ट ऑल्सो। नाउ ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है। इन अ वे अगर एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा है तो भाई किसी से तो करवाना चाहिए, बट इन अ वे जो उनका काम नहीं है वो उनको भी नहीं करना चाहिए। सो द थिंग इज दैट कि देर आर बेसिकली हर एक तलवार की दो धार होती हैं। सो देर आर मैटर्स टू बी हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो कई लोग जो क्रिटिकल हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, वो ये कहते हैं कि यार ये बैलेंस जो है, अलग अलग जो पावर को सेपरेट कर रखा है, ये टूटना नहीं चाहिए। नाउ दिस सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन तो हो नहीं सकती है। कभी ये यहाँ पे घुस जाता है, कभी ये इधर घुस जाता है, कभी ये इधर, कभी ये इधर। सो वो जो ग्रे एरिया है वो जितना छोटा रहे उतना बेहतर होता है। अगर वो ज़्यादा रहता है तो देन द होल सिस्टम बेसिकली स्टार्ट क्रम्बलिंग, थोड़ा सा सब कुछ टूटने लग जाता है। ठीक है, जुडिशरी एंड द राइट्स, द होल एंड सोल पॉइंट ऑफ दीज कोर्ट्स दो ही हैं बेसिकली। एक तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। बट द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली नाउ इन द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इन द मॉडर्न कंट्री, मॉडर्न कंट्रीज, इज दैट राइट्स। ये जब से सुप्रीम कोर्ट, सॉरी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना स्टार्ट किया है, राइट्स को लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न, उनको प्रोटेक्शन का काम किसी एक थर्ड इंडिपेंडेंट चीज को देना था, और वो काम है जुडिशरी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से रेमेडी प्रोवाइड करता है वायलेशन ऑफ राइट्स को। सबसे पहले, इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसके बाद ये गवर्नमेंट जो है वो लीगल ऑर्डर दे सकती है उसको करने के लिए। सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि देश में कोई भी लॉ ऐसा बना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको खत्म कर दे, उसको नॉन ऑपरेशनल किया जाए, विच इज इन टेक्निकल टर्म कॉल्ड एज द जुडिशियल रिव्यू। उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। टुगेदर ये जो दोनों के दोनों प्रोविजंस है, ये सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर बनाती है। देखो, दिस इज व्हाट यू डू विद दिस बुक। ये यहाँ पे ये दो चीज़ें दे रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट क्यों बनता है। नाउ हम कभी कभी भूल भी सकते हैं, और एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आर्टिकुलेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो सकती है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 13 इज व्हाट मेक्स द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है, ऑन द वन हैंड इट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड ऑफ द टू वेज मेंशन्ड अबाउट इन्वॉल्व्स द जुडिशियल रिव्यू। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जो भी देश के अंदर कानून बनता है उसको जज कर सकती है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट examines the constitutionality of any law if the court arrive as the conclusion that the law is inconsistent with the provision of the constitution। जैसे कोई एक ऐसा लॉ बना जिसमें ये लिखा था कि भाई आप न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ छाप नहीं सकते हो, लेट्स से हाइपोथेटिकली
किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल नहीं छाप सकते हो। ओके, ये किसी ने लॉ बना दिया। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट विल ट्राई टू सी कि यार ये वाला जो प्रोविजन है लॉजिकली स्पीकिंग आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जाता है, बिकॉज आर्टिकल 19 कहता है कि एवरीबडी शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इफ एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये स्पीच और एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिलीटेड। That's how they do it. Now, in the case of the federal relations also, Supreme Court can use the review powers अगर लॉ इनकॉन्सिस्टेंट है तो। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो कि बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर हो, शेड्यूल 7 वाली, उसको भी बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये रिट पावर और जो ये रिव्यू पावर है, दिस इज व्हाट मेक्स जुडिशरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। सुप्रीम कोर्ट का जो पर्पस है वही है। रिव्यू पावर का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और इंटरप्रेट करता है लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए लॉज को। एंड एक एक्स्ट्रा पावर इनके पास जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाली हो गई है, उससे जो है वो राइट्स ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल हो गई है, राइट। नाउ द थिंग इज दैट कि इसके अंदर जो हमारा ये जो चैप्टर है, इसके अंदर लास्ट सेक्शन है जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। व्हाट एग्जैक्टली दे विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट इट। Try to understand that there is an inherent conflict between the parliament and the judiciary. कैसे? एक लॉ बनाता है और एक लॉ को इंटरप्रेट करता है। ओके, दीज टू थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट और एक दूसरे के साथ कोलिजन कोर्स पे होती हैं कभी कभी। पार्लियामेंट नीड्स पावर टू चेंज लॉज as much as they can, as much as they want, and Supreme Court has the power to declare that law unconstitutional. तो इमेजिन दीज टू एंटिटीज, एक जो लॉ बनाती है और दूसरी जो कि लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इन दोनों में किसी न किसी दिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, बिकॉज समहाउ और दी अदर कुछ पावर इसके पास है जिसको ये काउंटर किया जा सकता है। सो दीज टू थिंग्स विल एक्चुअली हैव सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के अंदर, ये जो डिस्कशन है ये इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। नाउ इमेजिन एंड गेट दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अज्यूम दिस रेक्टेंगल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं। ऑलराइट, नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय हु? पूरे के पूरे देश में एक ही चीज है जो इसको अमेंड कर सकती है, विच इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अलावा इसको कोई भी अमेंड नहीं करवा सकता। ऑलराइट, डन है। नाउ पार्लियामेंट अमेंड करता है तो इस चीज को, इस अमेंडमेंट को रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को वॉइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सो पार्लियामेंट वुड नीड अ सिचुएशन जहां पे वो किसी भी चीज को बदल सके, जितना उनकी मर्जी हो बदल सके, और सुप्रीम कोर्ट वुड नीड अ सिचुएशन जहां पे वो जितना ज्यादा पार्लियामेंट को लिमिट कर सके उनकी पावर को। दिस इज द सिचुएशन जो कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच की रिलेशनशिप को एक्सटेंड करता है, और ये जो सेक्शन है हमको यही पढ़ाने की कोशिश करेगा। सो एरियाज दैट वर कंसिडर्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि प्रेसिडेंट की पावर है, गवर्नर की पावर है, ये भी धीरे धीरे कोर्ट ने अपने अंडर ला ली है। नाउ देर आर मैनी अदर इंस्टेंसेज जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को भी ऑर्डर देने लग रहा है। सीबीआई को ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए। नाउ ऐसे सबके सब केसेस जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह बढ़ गए हैं। नाउ लॉजिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ताकि भाई सेपरेशन ऑफ पावर रहे, जुडिशरी अपना काम करेगी, पार्लियामेंट अपना, एग्जीक्यूटिव वाले अपना, और ये चेक और बैलेंसेस एक दूसरे की लिमिट को क्रॉस ना करने दिया जाए। ठीक है, तो हर एक गवर्नमेंट के सेक्शन का अपना अपना एरिया ऑफ फंक्शनिंग है। पार्लियामेंट अपना लॉ बनाने में सुप्रीम रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकता है, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी के पास फुल फ्लेजेड पावर है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है या नहीं है। मतलब कहने के लिए तो क्लियर कट डिवीजन ऑफ द पावर है, बट इन रियलिटी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं वर्क करता है एग्जैक्टली कोई मतलब दीज थिंग्स कैन नॉट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। बिल्कुल ऐसा कोई फिजिक्स के लॉ की तरह काम नहीं करती हैं। तो कुछ न कुछ डिफरेंसेस एमर्ज होते ही होते हैं जुडिशरी के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में, और पार्लियामेंट के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझा हुआ है। इमीडिएटली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो एक सबसे पहले 1950s की बारे में बात करें कि 1950s में एक सवाल, एक डिस्कशन हुआ था, एक नैरेटिव चल रहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर कितनी है राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट करने की या नहीं करने की। नाउ पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। भाई इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सबसे पहले ये तो इन्होंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की राइट टू प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट उसको थोड़ा सा अमेंड भी करना चाहता था। कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। फिर पार्लियामेंट को जब ये रिस्ट्रिक्शन मिल गई कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज ही नहीं कर सकता, तो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने की कोशिश कर दी। कोर्ट सेड दैट इवन थ्रू एन अमेंडमेंट अ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रिज्ड। तो कोर्ट ने बोला कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर दोगे तब भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो।
तो ये सारे के सारे ना, दिस इज, ये ऐसी चीज़ है जो कि फुल डिटेल में पढ़ने की बात है, लेकिन सुनो, 1950 से लेके 1970s के बीच में सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में एक फ्रिक्शनल इशू चल रहा था, जिसमें सबसे पहले ये बात था कि यार राइट टू प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, कितनी पावर। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी को डिफेंड करेंगे, पार्लियामेंट कह रहा था कि हम चाहें तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू कर्टेल, अब्रिज और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, उसको अमेंड कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। लेकिन कितनी कर सकता है? क्या वो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को डिलीट ही कर सकता है सबके सब? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट चाहता था कि भाई हमारे पास पावर होनी चाहिए डिलीट करने की, अमेंड करने की। कितनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, कितनी अमेंडमेंट हम कर सकते हैं? पार्लियामेंट लॉज बनाता है फंडामेंटल राइट को अब्रिज करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? सो दीज वर द थिंग्स। ये 1967 से 1973 के बाद ये कंट्रोवर्सी मैसिवली सीरियस होगी। सबसे हाई पॉइंट था इस कंट्रोवर्सी का, लैंड रिफॉर्म लॉज थे, गवर्निंग रिजर्वेशन इन द जॉब्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी के रेगुलेशन। फाइनली नाउ, इसमें डिटेल हमने सारी की सारी स्किप की हुई है किताब ने, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, डिसीजन दी। इस केस को फेमसली आप किताब में पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है केशव नंद भारती केस। इस केस के अंदर कोर्ट रूल दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट, कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या ट्रिक किया, सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 368 है, जिसमें प्रोसेस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। ठीक है, तो इन थियोरी वो प्रोसेस अगर फॉलो किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर लो, दिस इज द लॉजिकल सिचुएशन। ठीक है, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दी, इंटरप्रेट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को। उन्होंने बोला कि ओके, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कुछ ऐसी चीज होती है जो कि स्पिरिट है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। नो बडी, पार्लियामेंट भी उसको अमेंड नहीं कर सकता, इवन अमेंड करने के बाद भी। कुछ भी कर लो, यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके अंदर ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदल जाए। दिस इज बेसिकली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एनालॉजी। फॉर एग्जाम्पल, योर डैड हैड अ कार, आपके पिताजी के पास एक गाड़ी थी और वो गाड़ी आपको मिल गई। अब पिताजी ने आपको गाड़ी दे दी है, लेकिन पिताजी आपको गाड़ी देने के बाद ये बोल रहे हैं इसमें कोई ऐसा चेंज मत करना कि इसकी सोल या इसकी नेचर बदल जाए। मतलब जैसे अगर आप उसमें से टायर चेंज कराओ गाड़ी के, तो पिताजी भी लाइक कि हाँ ठीक है, टायर चेंज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इंजन चेंज कराओ, तो पिताजी कहेंगे कि इंजन तो गाड़ी का बेसिक है ना, अगर वो भी चेंज करा लोगे तो फिर तो ये गाड़ी कोई और ही गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी हो गई। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लो, कोई भी कर लो, जितनी मर्जी करना चाहो, बट देर आर सम थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट अमेंड इट किसी भी तरीके से। नाउ द राइट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दैट बेसिक स्ट्रक्चर, उसको बताओ। नाउ दैट इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ये डिफाइन नहीं है, वो केस टू केस बेसिस पे पता चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बोलती है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज इट। सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है तो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है तो नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको हटा लो, हटा सकते हैं, तभी तो राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। उसके बाद कोर्ट ने अपने आप के पास राइट रखा कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। एग्जैक्टली पूरा डिफाइन नहीं करके रख दिया कि भाई पूरा का पूरा डिफाइन करके उसके बाद कर लो, नो, इट वुड कम ऑन टाइम टू टाइम बेसिस। दिस रूलिंग, ये जो केशव नंद भारती केस है, आप ये समझ लीजिए कि उन पिछले 75 सालों का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल नहीं होता, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं होता है, तो उसको हटा लिया हमने, मतलब बाद में पार्लियामेंट ने 1979 में हटा लिया। कुछ इश्यूज अभी भी बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कंप्लीटली खाली है। क्या जुडिशरी लेजिस्लेचर के फंक्शंस, मतलब लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में इंटरवीन कर सकती है? लेजिस्लेचर के पास खुद अधिकार होता है, अपने वो सिस्टम काम करने का प्रोसेस खुद डिफाइन करते हैं, बाहर से कोई नहीं बताता है। अपना वो जो मेंबर्स है उनका बिहेवियर कुछ करता है। लेजिस्लेचर पनिश कर सकता है उस इंडिविजुअल को जो कि बेसिकली लेजिस्लेचर के काम को रोकने की कोशिश करता है। बट कैन अ पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सीक प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट? अब सवाल ये आता है कि लोकसभा में बैठा हुआ, लोकसभा के लोगों ने किसी एक आदमी को पनिश कर दिया कि इसने पार्लियामेंट के प्रिविलेज का मिसयूज किया है। क्या ये आदमी कोर्ट जाके अपना बचाव कर सकता है कि हो सकता है अभी कोर्ट लोकसभा में उसके साथ गलत किया जा रहा हो? ये क्वेश्चन है, मतलब दिस इज अ डिबेट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कैन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हुम द लेजिस्लेचर हैज टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन, कोर्ट से आ जाएगा भाई? अगेन वहां पे गलत हो सकता है ना। लेजिस्लेचर के अंदर, संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो चीज होती है उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है। तो वहां पे अगर किसी आदमी को सस्पेंड करना है तो वो बेसिकली
लेजिस्लेचर वाले लोग ही करेंगे। लेकिन क्या ये गलत हो सकता है? और अगर किसी ने गलत कर दिया तो क्या ये जो आदमी संसद सांसद है, क्या ये बेसिकली कोर्ट जाके उसको अपना बचाव कर सकता है? सो दीज आर दी सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच स्टिल रिमेन्स। दीज इश्यूज इंडिकेट कि ये जो बैलेंस है ये अभी भी डेलिकेट है, और कैसे डेमोक्रेसी के अंदर ये अथॉरिटी को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जुडिशरी का चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है, आगे करेंगे। क्या हुआ, लीगल सर्विस डे? तो चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आ गया, कंक्लूजन आ गया, दिस इज इट। तो ये चैप्टर था यार जुडिशरी का, इट्स एज सिंपल एज दैट, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नाउ इसके बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर बचा? आई थिंक वी जस्ट गॉट 4 मोर चैप्टर्स। इसके बाद वाला जो फेडरलिज्म का और जो स्टेट सेंटर रिलेशंस का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर तो कोई खास सिंपल है, इट्स जस्ट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट। सो विल सी यू आफ्टर इट। गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू यार, आई वेंट टू मैग्रो हिल। मैं सोच रहा था कि अगर परमिशन मिल जाती ना लक्ष्मीकांत को करवाने की और नितिन सिंघानिया सर की क्लास से बुक्स को कराने की, तो बड़ा अच्छा रहता। हाउएवर नाउ डेज मैग्रो हिल इज़ वेरी क्या कहते हैं, फोकस्ड ऑन कॉपीराइट लॉज। तो लाइक दे बिलीव कि भाई हमारे वीडियो जो हमारा कंटेंट है, जब वो उसको पढ़ाया जाता है तो दिस माइट अफेक्ट आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वो परमिशन डिडंट कम थ्रू। एंड आई ऑल्सो टॉक टू द स्पेक्ट्रम। मैंने कहा स्पेक्ट्रम वालों से भी बात की, मैंने कहा यार स्पेक्ट्रम पढ़ाने की परमिशन मिल जाए। देवर ऑल्सो कि भाई नहीं, हमें तो टेक्स्ट तो आप बिल्कुल यूज़ कर ही नहीं सकते हो, समहाउ और द अदर दे बिलीव कि इट विल एक्चुअली इम्पैक्ट द सेल ऑफ द बुक्स। ना मैंने समझाने की कोशिश की यार दिल से, सच्ची में मैं ये कहना चाहता था कि भाई जितने बच्चे पढ़ेंगे, अगर मैं आपके कंटेंट को पढ़ाऊंगा तो उस बच्चे को वही किताब खरीदनी पड़ेगी ना। अब देयर इज नो अदर वे टू डू इट। अगर मैं अपने खुद के नोट से पढ़ाऊंगा तो फिर बच्चे को मेरे नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपने नोट्स तो मैं तो पीडीएफ से दे दूंगा। बट इफ आई टीच फ्रॉम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, द स्टूडेंट विल हैव, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपने स्पेक्ट्रम की क्लास करी है तो स्पेक्ट्रम वाली ही बुक खरीदोगे, दूसरी कोई कैसे खरीद सकते हो? तो मैंने वो बोला, बट अगेन मतलब अपने पास कुछ है नहीं ना। So we are not like big people, so we can't negotiate and we can't talk to people. So more or less बेसिकली बात ये है कि यार परमिशन नहीं आई है। तो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ थी ना, वो डिले ही इसीलिए हुई थी। मेरे को मिला था 10 दिन का टाइम, कि 10 दिन में शायद कुछ डिसीजन आ जाएगा, तो वो आया नहीं, वरना मैं उसको ना 1 जून को ही स्टार्ट करवा रहा था लक्ष्मीकांत को, पॉलिटी को। सो दैट डेंट कम। तो हम ना लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत को हम कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, लक्ष्मीकांत का नाम यूज़ नहीं कर सकते, हम इंडियन पॉलिटिक पढ़ेंगे, तो मैं अपने सेल्फ नोट से पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये दूसरा स्पेक्ट्रम के साथ भी ये था। आई वॉज वेरी होपफुल कि स्पेक्ट्रम वाले तो दे देंगे, मेरे को स्पेक्ट्रम से बड़ी होप थी कि यार मैग्रो हिल वाले तो चलो यार, मैग्रो हिल वाले ना भी दे, स्पेक्ट्रम वाले दे देंगे। बट यार उन्होंने भी मना कर दिया फिर, तो वहाँ से भी परमिशन नहीं आई है। तो फिर अभी एंड हिस्ट्री में तो चलो मुझे कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। हिस्ट्री में तो क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, हिस्ट्री में तो 2 एनसीईआरटी कर लोगे, नए वाली और पुराने वाली, तो भी तैयारी पूरी हो जाएगी। पर पॉलिटी के लिए हमें क्या क्या रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो वी डोंट हैव अ रेफरेंस बुक, सो आई विल क्रिएट द नोट्स फॉर यू। मैं उन नोट से पढ़ा दूंगा, फिर आप चाहे किताब रेफरेंस कर लेना, लक्ष्मीकांत को रेफर कर लेना, किसी और को रेफर कर लेना। कूल। और सॉरी फॉर द डिले, बट दिस वाज द रीजन फॉर द डिले। हम क्लासेस बिगिन कर रहे थे 1 जून को, बट आई गॉट इन टू टच विद मैग्रो हिल एंड स्पेक्ट्रम, एंड मैग्रो हिल सेड दैट कि वील बी डीलिंग विद यू फ्रॉम 9th and 10th, एंड दे मेट मी, आई मेट देम, एंड हाउएवर द परमिशन डिडंट कम थ्रू। सो वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू डू इट ऑन आवर हैंड रिटन नोट्स, और अपनी क्लासेस करते हैं उसको, ठीक है। सो विल स्टार्ट इमीडिएटली। और हिस्ट्री की अब और क्लासेस आज से, हिस्ट्री अब से 2 क्लासेस होंगी, पॉलिटी की और हिस्ट्री की भी मैं कर रहा, हिस्ट्री की कर देते हैं। पहले एनसीईआरटी करेंगे, देखो फैक्ट है, इसमें कोई डिबेट नहीं करता मैं। हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी पहले ही होगी, स्पेक्ट्रम की परमिशन मिल भी जाती तो भी पहले एनसीईआरटी करेंगे। सो लेट्स डू दैट, एंड ऑलराइट, आई सी यू टुमारो देन द सेम टाइम। टेक केयर बाबा, and love you two people, all of you. Thank you for the support which you have given me in last 1 month. I swear to God, thank you very much.